नमस्कार साथियों। आपको 2021 का बड़ा इंतजार था, मुझे भी था। मगर आज जो देश में हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूं। और ये आज से नहीं हो रहा है, कोरोना काल के दौरान भी हुआ, कोरोना काल के पहले भी हुआ। जिस तरह से आपको याद है कठुआ वाली बेटी के साथ क्या हुआ, किस तरह से किया गया। नए साल में मैं जिस राज्य से आती हूँ, उत्तराखंड, वहां पे एक बेशर्म बूढ़े प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जो उनसे भी 10 साल बड़ी हैं उनके लिए कहा, बुढ़िया तेरे संपर्क में कौन होगा। मतलब तुम बुढ़िया हो, तू बुढ़िया है, इसलिए तेरे संपर्क में कोई क्यों होगा। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये क्या कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज अवश्य चाहती हूं कि आप लोग इस बारे में सोचें। आप ये धर्म, जाति, पाकिस्तान, भारत और ये सब कोई मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान भारत कोई मुद्दा नहीं है भाई। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है जिसको भारत की सेना जब चाहे खत्म कर सकती है। मगर अगर वो देश बना था तो उस समय बना था जिस वक्त हमें आजादी मिली थी, और आपसी सहमति से हुआ था ये सब। उस समय के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में हम आज लड़ रहे हैं। और ये घटिया राजनेता आपको लड़वा रहे हैं उन विषयों पर जो चीजें हुई थी 1100 में। आप 1000 साल बाद या उससे भी ज्यादा पुरानी जो चीजें हैं, आप उसके बारे में आपस में लड़ रहे हैं। और ये नेता आपको कहते हैं लड़ो तो लड़ते हैं। देखिए कि किस प्रकार से हल्ला मचाया। पालघर के जब 2 साधुओं की मृत्यु हो गई, उनको एक भीड़ ने मारा, जो कितना ही बुरा था, सोच के दिल दहल जाता है ना। अब आप मुझे बताइए, किसी महिला के गुप्तांगों में अगर रॉड डाल दी जाए और चोट करी जाए तो दर्द होता है या नहीं होता। और अगर ये सब कुछ उस राज्य में हो जिस राज्य में ये पार्टी विद अ डिफरेंस हो, तो इसका राजनीतिकरण नहीं होगा। इसमें हम राजनीतिज्ञों से सवाल नहीं करेंगे। इस व्यक्ति को देखिए कि किस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में भगवाधारी सत्ता संभाले बैठा है। भाई तुम भगवाधारी हो तो सत्ता में किस लिए हो। तुम जाओ, पूजा पाठ करो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, ध्यान करो। तुम्हें तो भोग करना है, सत्ता का भोग। तुम्हें तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, तुम्हें पावर का नशा है और तुम्हें चाहिए कि तुम उस नशे का इस्तेमाल कर सको, उसका दुरुपयोग कर सको। और इसका एग्जाम्पल देखिए कि 2014 के बाद से, 2014 के पहले जरा सा कोई कुछ गलत करता था तो पूरा देश एक होके, और भारतीय जनता पार्टी भी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही नहीं, ये तो मोदी जी की सरकार है। और मोदी की भी सरकार नहीं है, मोदी तो केवल मैनेजर है मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज ओनली अ मैनेजर ऑफ क्रोनी कैपिटलिस्ट। ये उन कैपिटलिस्ट का एक मोहरा है, एक मैनेजर है जो उनकी सत्ता को संभाल रहा, उनके लिए सत्ता को संभाल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपको याद है। कुलदीप सिंह सेंगर किस प्रकार से उन्नाव की बेटी के साथ, किस प्रकार से उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया, इसके साथ रेप किया और उसको क्या सजा मिली, उम्र कैद। मतलब केस में मजबूती से पक्ष सरकार रखती है, मगर अगर सरकार ही संरक्षण कर रही हो कुलदीप सिंह सेंगर का, तो उन्होंने मजबूती से तो नहीं रखा होगा। खैर, दूसरा केस चिन्मयानंद, याद है, बेटी जेल में, चिन्मयानंद अस्पताल में। भगवाधारी, इन भगवाधारियों से सावधान, क्योंकि हमेशा देखा गया, ऐसा नहीं है, भगवा सचमुच में एक ऐसा रंग है जो आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग जगाता है कि कोई साधु होगा, संत होगा, जो आज के जमाने में नहीं है। उधर देख लो आप बाबा रामदेव, मतलब उनके ऊपर कितने सारे तो जो केसेस हो जाते हैं, मिलावट के ऊपर कितनी तरह की चीजें हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना में कितना मजाक उड़ाना उस सरकार का, जिस सरकार ने हर उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश करी जिसने उस बेटी का साथ देने की कोशिश करी। क्योंकि अब सरकार जो है वो ये देखती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सी बेटी किस धर्म से है, किस जाति से है, कौन से दलित समाज से है, कौन उच्च समाज से है। अगर बलात्कारी उच्च समाज से है तो उसका संरक्षण करते हैं। याद है
हाथरस के मामले में इन्होंने संरक्षण करने की कोशिश करी थी, पूरी तरह से संरक्षण किया था। सोचिएगा, आप सब जो भारतीय जनता पार्टी में है उन्हें भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी पार्टी अब आपकी पार्टी नहीं रह गई है। साथियों, आपको समझने की जरूरत होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी अपनी विचारधारा होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन आज देश की जो हालात है उसमें इस चीज को भी समझिए कि कभी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी लोग आपस में एक दूसरे पे टूट पड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। हो क्या रहा है देश में? और अब आपको याद होगा कि हाथरस की घटना के बाद किस प्रकार से हाथरस की घटना को कोर्ट ने माना है कि रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। किस प्रकार से पुलिस ने उस मैटर में, आपको याद होगा कि एफआईआर तक दर्ज करने को तैयार नहीं थी पुलिस। अब एक और मैटर इसी प्रकार का आया है और मैं इसके बारे में आज आपसे बात करना चाहती हूं। इधर मैं उलझी हुई थी इन सब बातों में कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म बूढ़े बूढ़े प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, एक महिला को कहते हैं, वो भी नेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, डॉक्टर है उनके नाम के आगे, इनकी तरह नहीं ये बंशीधर, ये बस बंसी बजाएंगे और अपने आप को भगत जी कहलाएंगे। ये रोल करते थे उसमें रामलीला में, और रावण की हंसी हंसी इन्होंने, और किस प्रकार से महिला को किया बदनाम। और इन्होंने कहा कि बुढ़िया तेरे संपर्क में कोई क्यों रहेगा भाजपा का, मतलब भाजपा के जो नेता हैं वो बुढ़ियाओं के संपर्क में नहीं रहते। संपर्क समझ रहे हैं आप? मतलब आप उनके संपर्क में रहते हैं जो जवान है, जो बुढ़िया उनके संपर्क में नहीं। और यही ये बता रहे थे, ये बुढ़े हैं 69 साल के, मतलब 70 में एक कम, प्रधानमंत्री जी की उम्र के आसपास, और ये किनके संपर्क में रहना चाहते हैं? ये बुढ़ियाओं के संपर्क में नहीं रहना चाहते। और देखिए कि किस प्रकार से, अबे चुप रहे साहू, अपने आप को देख, अपनी शक्ल देख, आतंकवादी तू खुद लगता है, समझा? अब देखिए कि हाथरस वाली गैंगरेप में क्या हुआ। पुलिस ने कार्रवाई ठीक से नहीं करी, किस प्रकार से उस हत्या से पूरा देश जो है वो हिल गया था। और अब एक और केस इसी तरह का आ गया है, और ये है बदायूं में। अब मुझे बताइए, जब दो सन्यासियों की हत्या होती है तो दुख होता है, और जब एक महिला का गैंग रेप होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड से प्रहार किया जाता है, उसकी पसलियां, रिब्स तोड़ दी जाती है, उसका पैर फ्रैक्चर कर दिया जाता है, तो दुख नहीं होता ना? होता है आपको। अब इसमें आप कहिए कि नहीं बहुत अच्छी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। कौन बोल रहा है ये कि अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? योगी कहना अपने आप को बंद करें। वो पहले तो एकदम वो भोग रहे हैं, वो सत्ता सुख के भोगी हैं। जो सत्ता सुख भोगे वो ना कहे अपने आप को योगी, उनका नाम है अजय कुमार बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट। अपने आप को अपने नाम से बुलाएं, और उनके अंदर ठाकुरवाद भरा हुआ है। तो इसी वजह से एक दलित समाज की बेटी का अपमान किया, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करी गई थी हाथरस में, और बाद में इन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन थू थू इनके ऊपर हुई है, लेकिन जो बद्दुआएं ये ले रहे हैं ना, जिस तरह से आज हमारे किसानों के साथ कर रहे हैं, और जो बेटियों का मान नहीं करता, ये नवरात्रों के समय में आपने देखा है अष्टमी पूजा करते हुए, देवियों को पूजा करते हुए, बच्चियों के पांव धोते हुए, इनके पास बेटियों को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये बेटियों के लिए खतरा है। जानते हैं कैसे खतरा है? जिसके बारे में आज बात कर रही हूं वो बदायूं में मंदिर में गई थी। मंदिर में जाने वाली एक बेटी नहीं थी, मां थी, 50 साल की महिला। 50 साल की, क्या कहूं, बेटी तो नहीं कह सकती ना महिला को, मां थी, आंगनवाड़ी वर्कर थी। और ये इस मंदिर में गई, और वहां का किसने? वही महंत, भगवाधारी महंत संत। अब बोलो, जोर जोर से बजाओ ताली, अंधभक्तों, बेशर्मो, शर्म नहीं आती? भगवे को भी तुमने कलंकित कर दिया, उस पे भी खून लगा दिया, उसमें भी तुमने अपराध का रंग दे दिया। और देखो कि किस तरह से जब ये महिला शाम के 6, 6:30 बजे मंदिर गई पूजा करने के लिए, तो जानते हैं इसके साथ क्या हुआ? इसका रेप किया। किसने किया वो रेप? उसका रेप जो है वहां के महंत ने किया। महंत, उसका शिष्य और एक और व्यक्ति, 3 लोगों ने 50 साल की महिला का रेप किया।
तो अब मंदिर जाया जाना चाहिए। जब हाथरस की बेटी के बारे में बात हो रही थी तो कहा गया था कि वो खेतों में गई, तो खेतों में इसलिए गई क्योंकि वो उसका दोस्त था, ऑनर किलिंग हो गई और तमाम तरह, और फंडिंग की भी बात हुई थी ना कुछ, कि कहां से पैसा आ रहा है इसलिए हो रहा है, तमाम तरह की बातें आप लोगों ने करी थी। अब मेरे को एक चीज समझा दीजिए कि जो महिला 50 साल की है वो मंदिर जा रही है प्रार्थना पूजा करने के लिए, वहां पर वो पुजारी जो है वो उसका रेप करता है, उसका शिष्य उसका रेप करता है, उसका एक और साथी उसका रेप करता है। और जानते हैं मजेदार बात, 11:30 बजे रात को उस महिला का मृत शरीर जो है उसी के घर के बाहर खून में सना हुआ, कपड़ों में खून था, फेंक कर ये तीनों चले गए। कहा यह भी जा रहा है कि वो जो महंत था उसने बकायदा बयान भी दिए थे और उसके बाद वो गायब हो गया। जी हाँ, पकड़े गए हैं, 2 लोग पकड़े गए हैं, एक शिष्य पकड़ा गया और एक ड्राइवर पकड़ा गया जो तीसरा साथी था। मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस तो अपने आप को बड़ा बड़ा ही सशक्त बताती है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई होगी? साथियों, आपसे जानना चाहती हूँ, क्यों नहीं पकड़ पाई होगी भाई इस व्यक्ति को? ये व्यक्ति भाग कैसे गया? आपको ये बता दूं कि ये तीनों ने इसलिए इस महिला को मार डाला ताकि कोई सबूत ना रह जाए। रॉड से किसी के गुप्तांगों में, प्राइवेट पार्ट्स में कोई क्यों मारेगा? सोच के देखिए, मतलब ये कैसी मानसिकता है? ये साइकोलॉजी है गड़बड़। ये जो देश में ऐसा माहौल बना दिया है ना, हर कोई हर एक से लड़ रहा है, टीवी पे लड़ रहा है, सड़क पे लड़ रहा है, हर जगह लोग लड़ रहे हैं भाई। और इसी कारण से आज लोगों ने एक दूसरे पे भरोसा भी करना बंद कर दिया है और एक दूसरे की हत्या तक कर रहे हैं, और इस जघन्य तरीके से। और ये जो जिन्होंने हत्या करी ये हिंदू ही हैं, महंत हैं, महंत। इनको सजा कुछ और मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मैं इनसे जानना चाहती हूं, क्या इनकी गाड़ी पलटेगी? आप मुझे ये भी बताइए कि इन 3 लोगों में से उस व्यक्ति ने, उस महंत ने बयान दिया, फिर वो गायब हुआ, आपकी पुलिस पकड़ नहीं पाई उनको, क्यों? ये समझने की बात है, ये आपको समझने की बात है कि ये कितने कमीने और बेशर्म हैं। ये भाजपाई हैं जो संरक्षण करेंगे, क्योंकि वो महंत है, वो भगवाधारी है। इसलिए, केवल इसलिए, जो भगवा को कलंकित कर रहा है उसको भी, उसका भी ये संरक्षण करेंगे। क्यों करा आपने ऐसा? आप देखिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसका नाम था सत्यनारायण। नाम सुनिए, सत्यनारायण महंत। और इसके शिष्य का नाम था वेदराम, और इसके अलावा इसका ड्राइवर जो था वो जसपाल। और ये किसी मेडिकल सेंटर में महिला को ले गए, और वहां पे जब ये महिला मर गई तो इसको इसके घर पर लाए, घर की घंटी बजाई और उसके मृत शरीर को वहां फेंक कर भाग गए। अब देखिए कि जो महिला के का परिवार था, जब वो उघैती पुलिस स्टेशन पहले भी गया और उन्होंने कहा, उन्हें शक हुआ, तो पुलिस जो है वो तहकीकात करने को तैयार नहीं थी। और स्टेशन इंचार्ज का नाम सुनिए, इन सारे पुलिस वालों को सुन लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। इनके अहंकार को देखिए, क्योंकि जानते हैं कि सरकार किसको बचाएगी और किसको दबाएगी, किसको प्रताड़ित करेगी। तो रविंद्र प्रताप सिंह स्टेशन इंचार्ज उघैती पुलिस स्टेशन के, जिनको एसएसपी ने अब सस्पेंड कर दिया है, इन्होंने परिवार की बात सुनने से मना कर दिया और कहा कि वे अगले दिन इस मामले को देखेंगे। महिला मृत पड़ी थी और उन्होंने कहा कि मामले को वो अगले दिन देखेंगे। ये घटना आपको बता दूं कि आज 6 तारीख है और ये घटना जो है ये है 3 तारीख की, संडे की, रविवार की। 3 तारीख को ये घटना होती है। 4 तारीख को पुलिस जो है इस महिला के घर जाती है और उसके मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पोस्टमार्टम 18 घंटे के बाद होता है, मतलब जो मृत शरीर मिला 11:30 बजे, उसके 18 घंटे बाद, मतलब अगले दिन भी आप समझ लीजिए कि शाम हो गई होगी जब इसका पोस्टमार्टम हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें बहुत
चोट करी गई थी और बहुत सारा खून, ब्लड लॉस हुआ था, बहुत खून बह गया था और उसके पैरों में और उसकी पसलियों में फ्रैक्चर्स पाए गए थे। मतलब मार मार के उस महिला को खत्म कर दिया गया था। मतलब अब आप मंदिर भी नहीं जा सकते। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप लोगों को इंसान होने के नाते ये फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं चाहते कि कोई भी महिला मंदिर जाए। महिलाओं को आप इतना दबाना चाहते हैं कि अब आप नहीं चाहते कि दलितों की तरह वो मंदिर भी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब मेरी बात को सुनिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, उसके पहले नहीं करी। मृत पड़ी थी महिला, रिपोर्ट नहीं दर्ज करी, रिपोर्ट एफआईआर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रजिस्टर करी इस महंत सत्यनारायण देवराम और इसके ये ड्राइवर जसपाल के विरुद्ध। और 4 टीमें बनाई गई हैं कहा जा रहा है, और उन्होंने जो बयान दिया है वो जो भी है, 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, शिष्य को और ड्राइवर को। वो व्यक्ति कहाँ है? भागा हुआ है। अपना बयान भी दिया उसने लोगों के सामने और उसके बाद भाग गया। और एसएसपी संकल्प शर्मा ने एसएचओ जो है उघेती पुलिस स्टेशन के, उनको सस्पेंड कर दिया है। एनसीडब्ल्यू ने रिपोर्ट मांगी है और बहुत बहुत तकलीफ हो रही है ये सोच सोच के कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ है। और देखिए कि अब कहा क्या जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेशों की वजह से प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वही याद है आपको जिन्होंने हाथरस की बेटी के लिए, यही प्रशांत कुमार ने कहा था कि बेटी का रेप नहीं हुआ, उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। यही प्रशांत कुमार, जिसको आज का कानून भी नहीं पता, कानून की किताबें भी नहीं पढ़ता है, और ये एडीजे लॉ एंड ऑर्डर है और ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेशों पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और बदायूं के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डीएम है प्रशांत कुमार, वो क्या कह रहे हैं, मतलब दोनों ही का नाम प्रशांत कुमार है, तो वहां के डीएम कह रहे हैं कि इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मतलब रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा है तो इसको हम रजिस्टर करेंगे और इसमें तहकीकात उसी हिसाब से करेंगे, एनएसए के तरह से। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि वो व्यक्ति गायब कैसे हो गया? वो व्यक्ति जिसने वो अपराधी, वो हत्यारा, वो बलात्कारी उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ भगवाधारी के राज में कैसे भाग गया? उसकी पुलिस इतनी कमजोर है। एक तरफ तो आदित्यनाथ आप कहते हो कि आपके यहाँ अपराधियों को आपने कह दिया है यहाँ पे रहना है तो सुधर जाओ, वरना यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो तैयार हो जाओ कि तुम्हें पकड़ा जाएगा, तुम्हें सजा दी जाएगी। और आपकी पुलिस मौका देती है इनको भाग जाने का। इनको तो आप पकड़ेंगे नहीं ना, इनकी गाड़ी पलटेगी नहीं। मगर सच्चाई ये है कि इन्हें क्या दर्द समझ में आएगा? ये तो परिवार छोड़ा है, ठीक हमारे प्रधानमंत्री की तरह। जिसका परिवार नहीं होता वो परिवारों के दर्द को नहीं समझ सकता। जिसकी बेटियां नहीं होती वो बेटियों के दर्द को क्या समझेगा? बेटियां ना हो लेकिन माँ तो है, मगर जिसने माँ छोड़ दी देश के लिए, देश सेवा के लिए, वो क्या समझेगा किसी महिला का दर्द? जिसने अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाई, जिसने परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कहते हैं खुद ही प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया। और आदित्यनाथ तो अपने पिताजी की अंतिम क्रिया में भी नहीं आए थे, उनकी जगह वो अमन मणि त्रिपाठी आ रहे थे, जिनको अरेस्ट करा गया था बाद में। लेकिन किस प्रकार से समझेंगे ये आपको समझने की आवश्यकता है कि ये बेशर्म है, ये इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, इनके अंदर संवेदना नहीं है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी का बलात्कार हो रहा है, आपकी बेटी मर रही है, उसकी हत्या करी जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। ये नारे देते हैं, ये नारों वाली सरकारें जो हैं, इनसे रहो सावधान। ये केवल नारे आपको देकर आपको बेवकूफ बनाती है। ये केवल आपको झूठ बोल के आई है। आपको बोल के आई थी ना कि ये सारे एक समुदाय को बुरी तरह से निकाल देंगे, निकाल पाए हैं? नहीं। मगर ये वो सब चीजें करते रहते हैं ताकि नैरेटिव बना रहे कि ये कुछ कर रहे हैं, और आपको ये दिखाते हैं, और पीछे से वो करते हैं जो इन्होंने हमारे किसान भाइयों के साथ किया। आपको आके कहते हैं कि रेल नहीं बेचेंगे, पीछे से रेल बिक जाती है। ये आपको कहते हैं कि नहीं होगा महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, याद है आपको? तो
महिलाओं पर होगा अत्याचार अब की बार, आदित्यनाथ सरकार, अब की बार मोदी सरकार। दरअसल ये कहना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इन चीजों को कितना समझते हैं, कितना समझना चाहते हैं। मगर इस बेटी के साथ जो हुआ हाथरस में, अब हुआ है इस महिला के साथ बदायूं में। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? आदित्यनाथ, आंखें खोलो, जागो। केवल ये कह देने से कि किसी के साथ गलत हुआ है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी काफी नहीं है। और लोगों का एनकाउंटर करके, उनकी हत्याएं करवा के किसी को कभी भी न्याय नहीं मिला जिस तरह का न्याय आप देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको तो सत्ता चलानी आती ही नहीं। आपको तो यही नहीं पता कि कानून क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है। ये कानून जो बनाए गए हैं, इनके लिए इनका कोई मतलब नहीं है साथियों। इसलिए ऐसी सरकारों से रहे सावधान, ऐसे भगवाधारियों से रहे सावधान, क्योंकि यही वो बहरूपे हैं जिनके बारे में बचपन में बताया जाता है कि कोई आएगा, वो सन्यासी के रूप में आएगा, वो तुम्हें बेवकूफ बनाने आएगा, इसलिए उससे सावधान रहो। नहीं कहते बच्चों को, बताते हैं ना। हर समाज में इस तरह के लोग होते हैं, हर धर्म में इस तरह के लोग होते हैं, और हर बच्चे को यह समझाया जाता है बचपन में कि सावधान रहना कि इस तरह का बहरूपिया कोई आएगा तो उससे बात मत करना, उसके साथ मत चले जाना। अब समय आ गया है कि आप भी इन्हें पहचानिए। किसी भी धर्म में कोई भी किसी भी महिला के साथ अभद्रता करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मगर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आप और मैं केवल यही कहते रह जाएंगे, मगर जो ये कर रहे हैं उससे कैसे लड़ेंगे? उससे लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करनी होगी और इनसे सावधान रहना होगा। गलत लोगों को चुनेंगे तो सजा हम ही को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन कर रही हूं कि जो बदायूं में घटना हुई है उसके बारे में अपनी आवाज उठाइए। यही तो हम कर सकते हैं। उठाइए ना अपनी आवाज, बोलिए, कहिए कि गलत हुआ है, कहिए कि सजा मिले, और कहिए कि एनकाउंटर करके खत्म करने के बजाय सख्त से सख्त सजा दो। पूछिए इनसे सवाल कि केस को मजबूती से क्यों नहीं रखा कल कुलदीप सिंह सेंगर वाले मैटर में, कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों नहीं हुई मौत की सजा, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये होता है ना न्याय। मगर ये न्याय है क्योंकि जो सरकार तथ्य पेश करेगी, साक्ष्य पेश करेगी कोर्ट में, कोर्ट तो उसी के हिसाब से अपना निर्णय देगी। और क्या भगवाधारी होने की वजह से इस महंत सत्यनारायण को बचा लिया जाएगा? ये पूछता है भारत कहाँ है, वो पूछता है भारत कहाँ है। आज क्या उन्होंने आवाज उठाई बदायूं की महिला के बारे में, हाथरस की बेटी के बारे में? सब उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बोल के आप सबको भ्रमित कर रहे हैं। लोग सबको बेवकूफ बना रहे हैं और आप लोग बेवकूफ बने जा रहे हैं। 2013 में जब ये सरकार में नहीं आए थे तब से ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपका आपका आप जरा सोचिए ना खुद, आपका दिमाग जो है कहाँ चला गया? आपको सोचना चाहिए आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी, आप अपने जीवन स्तर को बेहतर कैसे बनाएंगे, आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। और आप क्या सोच रहे हैं? अरे पाकिस्तान को आंखें दिखा दी, पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी बोल देते हैं, आदित्यनाथ कुछ भी बोल देते हैं। इनके सत्ता में आने के पहले बहुत कुछ बोला। और प्रधानमंत्री जी का तो मैंने एक बात और भी सुनी थी कि सत्ता में आने के बाद कहा कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत कुछ बोला जाता है, यानी कि सब कुछ जुमला, और आप लोग चले जा रहे हैं उसमें। आपने देखा चाइना से जिस वक्त लड़ने की बात है, भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत कुछ बोलने लगते हैं, बहुत कुछ, लेकिन इतने बेवकूफ है क्योंकि उनके दिमाग में सचमुच में एक वायरस है जो उनके सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। महिलाओं के प्रति जो घृणा की भावना आरएसएस सिखाती रही है, उसी घृणा की भावना को ये आगे कर रहे हैं। समझिए बात को। बहुत दुखी हूं आज, आपको भी बहुत दुख हो रहा होगा इस बदायूं वाले मैटर के बारे में सुनकर। उम्मीद कर रही हूं कि उस महिला को वापस तो नहीं लाया जा सकता, मगर उसको किसी हद तक, उसके परिवार को तो कम से कम न्याय मिलेगा। चलिए साथियों, कल फिर मिलेंगे, पर अपने आप को सशक्त करिए, सोचना शुरू करिए और हर लड़ाई को लड़ना सीखिए। नमस्कार।